आप देख रहे हैं कानून की बात कानून दानू के साथ सेकंड एपिसोड पुकार न्यूज़ नेटवर्क पे। आपसे जानना चाहेंगे जो इवनिंग शिफ्ट की क्लासेस हैं, ये जो बैच बनता है, क्या इसके बाद इनको प्रॉपर लाइसेंस दिया जाता है, फराहम किया जाता है प्रैक्टिस के लिए? क्या ये भी इनकी वही सेम डिग्री होती है जो बाकी नॉर्मल डिग्रीज जो डे शिफ्ट में होती हैं? एक सवाल ज़मीन जानना चाहेंगे, जब भी आपके बच्चे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक काम करते हैं, जब शोबा कानून में आके काम करते हैं, जब यहाँ से डिग्री लेके फारिग होते हैं, तो कितनी खुशी महसूस होती है जब और बड़े बड़े ओहदों पे भी फायज होते हैं, उस टाइम लोगों को कानून की तरबियत देना कितनी ज़रूरी हो गई आज के वक्त में? क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान सईद नज़ाक खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं कानून की बात कानून दानू के साथ सेकंड एपिसोड पुकार न्यूज़ नेटवर्क पे। अभी हमारे जो आज के ख़ास मेहमान हैं इस एपिसोड में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये शोबा कानून यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के डीन हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन साहब। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं हमारे इस एपिसोड सेकंड में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप लोगों का भी कि आप ने मुझे मौका फराहम किया कि मैं आपके साथ बात कर सकूं कानून पर। ये बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है। ये शोबा कानून आपकी यूनिवर्सिटी से आपके डिपार्टमेंट से आए साल यहाँ से वकला हजरात जो हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे स्टूडेंट्स जो यहाँ से निकल के फिर फायज़ होते हैं, जो कानून की खिदमत करते हैं, शोबा कानून में अपनी जो खिदमत अंजाम देते हैं, तो कैसा ये जो सफ़र रहता है, कब से शुरू होता है, क्या कुछ फार्मेलिटीज़ होती हैं, एंट्रेंस की बाकी चीज़ें, और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जो है जो शोबा कानून है, इसको आप कहाँ पे देखते हैं, और जो बच्चे यहाँ से निकल के जाते हैं उनके कहाँ कहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है, इन सब के ज़िम्मन में आपसे बात करेंगे। जी, सबसे पहला जो सवाल आपका है कि कानून में दाखिला लेने के लिए, शोबा कानून में दाखिला लेने के लिए और कानून की तालीम हासिल करने के लिए क्या होना चाहिए जी, तो कैसे करना है। इसमें मैं ये अर्ज़ करूं कि जिस तरह से बाकी प्रोग्राम्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ऑफ़र करती है, चाहे साइंस प्रोग्राम्स हों या आर्ट्स प्रोग्राम्स हों या सोशल साइंस प्रोग्राम्स हों, इसी तरह से शोबा कानून में भी 2-3 प्रोग्राम्स होते हैं। 3 प्रोग्राम्स ख़ासकर जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर होते हैं। एक BLLB होता है, एक LLB वो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, और एक दूसरा LLB वो सेकंड शिफ्ट में होता है। उसको हम इवनिंग शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट बोलते हैं। तो ये 3 प्रोग्राम्स हम ऑफ़र करते हैं शोबा कानून से। इसके अलावा शोबा कानून से मास्टर्स इन लॉ, इसको हम LLM बोलते हैं, और एक और प्रोग्राम है जिसको हम PhD प्रोग्राम बोलते हैं। तो उसमें रिसर्च स्कॉलर्स अपना वो रिसर्च करते हैं और डिग्रियां और अवार्ड, वो सर्टिफिकेट्स उनको अवार्ड की जाती हैं PhD की, डॉक्टरेट की। तो मेरा ये जो सवाल आपका है ये पर्टिकुलरली है कि एडमिशन कैसे लेते हैं उन प्रोग्राम्स में जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आते हैं, फिर जो वो कानून की वो पढ़ाई करते हैं, तो फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। उनमें 3 प्रोग्राम हैं जो हम ऑफ़र करते हैं। एक तो मैंने कहा कि BLLB प्रोग्राम है, वो 5 साल का प्रोग्राम है। उसके लिए जो हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस हमने रखी हैं वो है 12th पास से। तो 12th पास से किसी भी स्ट्रीम से, जिसने साइंस स्ट्रीम से किया हो, जिसने आर्ट्स स्ट्रीम से किया हो, जिसने कोई और स्ट्रीम से किया हो, 12th पास से उसको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठना है जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। हम बहुत सी डिपार्टमेंट्स में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब होता है 5 साल का प्रोग्राम। तो 5 साल का वो BLLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। उसमें 12th से आदमी हम सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। एक स्टूडेंट को एंट्रेंस टेस्ट में बैठना पड़ता है जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, उसको क्वालिफाई करना होता है, और उसको क्वालिफाई करने के बाद अगर वो मज़कूरा नंबरात हासिल कर ले जितने भी दरकार होते हैं, तो फिर उसको एडमिशन दिया जाता है। तो उसमें बहुत से लड़के एंट्रेंस टेस्ट में बैठते हैं, और हमारी जो इनटेक उसमें है वो अराउंड 65, 62, 65 तक है। तो इसके अलावा हमारे पास हमारे इस डिपार्टमेंट से वाबस्ता इस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक 4 प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं। उनको भी उसी एंट्रेंस टेस्ट की बेसिस पर एडमिशन होता है। तो वहाँ पर भी इनटेक लगभग यही कोई
60-70 तक वही वहाँ पर भी है, उन कॉलेजेस में भी। उसमें भी मेरिट की बेसिस पर ही, एंट्रेंस टेस्ट के मेरिट बेसिस पर ही उसमें भी एडमिशन होता है। तो जो लोग यहाँ एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो मेरिट के हिसाब से फिर वो इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस के हिसाब और मेरिट के हिसाब से उन उसमें दाखिला पाते हैं, उन कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं। तो इस तरह से जो BLLB का प्रोग्राम है उसमें अगर हम 4 कॉलेज इस फैकल्टी को जोड़ें तो लगभग 200-250 बच्चों का एडमिशन BLLB प्रोग्राम में होता है। और प्रोग्राम्स का जिक्र किया, एक फर्स्ट शिफ्ट का LLB प्रोग्राम, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें हम ग्रेजुएट्स को ले लेते हैं और ये 3 साल का प्रोग्राम होता है। हालांकि तीनों डिग्रियां जो है ऑनर्स डिग्रियां हैं, BLLB ऑनर्स, LLB ऑनर्स। फर्स्ट ये पहला जो शिफ्ट है और दूसरी शिफ्ट जो है इवनिंग शिफ्ट, उसमें भी LLB ऑनर्स। तो दोनों शिफ्ट के में फ़र्क ये है, दोनों शिफ्टों में जो दाखला लड़के पाते हैं तो उसमें भी एंट्रेंस टेस्ट में बैठते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि एक हम मॉर्निंग शिफ्ट में चलाते हैं और दूसरा जो इवनिंग शिफ्ट है उसमें हमने सिर्फ ये एक स्कोप रखा है, उसमें ये गुंजाइश है कि उसमें उस प्रोग्राम का बेसिकली मकसद ही यही है कि वो लोग जो कहीं किसी वजह से रेगुलर शिफ्ट में दिन में ना आ सकें, कोई प्रोग्राम में तरबियत हासिल करने के लिए या कोई प्रोग्राम पढ़ने के लिए, तो वो 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद अपना दिन का काम करके वो उसमें दाखिला पाएँ और काम के साथ साथ पढ़ाई भी करें। तो उसमें हमने उन बच्चों का स्कोप रखा है जो दिन में कोई और काम करें, इवनिंग शिफ्ट में हमारे साथ वो ये पढ़ाई कर सकते हैं, ये डिग्री ले सकते हैं। और इसके साथ साथ उसमें एक और पहलू भी है कि उसमें हम इन सर्विस कैंडिडेट्स को भी एडमिशन दे देते हैं। कहीं कोई एम्प्लॉई जो अपनी पढ़ाई करना चाहता है, NOC अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से लेके वो सारी फॉर्मेलिटीज़ जो उसमें दरकार हैं वो कंप्लीट करके फिर वो इवनिंग शिफ्ट में वो कानून की पढ़ाई कर सकता है और कानून की डिग्री उसको मिल सकती है, LLB की डिग्री। ये इसीलिए हमने रखा है कि बहुत से हमारे पास एप्लीकेशंस हुआ करती थी, बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन आती थी कि चूँकि कानून एक ऐसी डिग्री है कि आपको बाहर जाके सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही के लिए ये मखसूस नहीं है। आदमी बाहर जाके या तो ड्राफ्टिंग कर सकता है या फिर क्लाइंट काउंसलिंग कर सकता है या और भी कई मौके हैं जो एक कानून की डिग्री जिसके पास हो वो ये सारे काम बाहर कर सकता है। इसके अलावा कि वो कोर्ट्स में प्रैक्टिस करे, इंडिपेंडेंटली कोर्ट्स में प्रैक्टिस करे। तो इस चीज़ को मलहूज़ नज़र रखकर हमने इसमें ये प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि उसमें वो लोग भी आ जाएं जो कहीं किसी वजह से दिन में रेगुलर डिग्री में ना आ सकते हों और उनको हम इसमें एडमिशन देते हैं। हुसैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे जो इवनिंग शिफ्ट की क्लासेस हैं, ये जो बैच बनता है, क्या इसके बाद इनको प्रॉपर लाइसेंस दिया जाता है, फराहम किया जाता है प्रैक्टिस के लिए? क्या ये भी इनकी वही सेम डिग्री होती है जो बाकी नॉर्मल डिग्रीज जो डे शिफ्ट में होती हैं? देखिए, इसमें डिग्रियों में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि जिस मॉर्निंग शिफ्ट की हम बात करते हैं या हम बात करते हैं उसमें यह है कि उसका कैरिकुलम जो है ना, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हम अलग से ले लेंगे और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स उस पर अलग से ले लेंगे। कैरिकुलम में पहले प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं है। तो चूंकि कैरिकुलम सेम है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उधर भी है और पहले शिफ्ट में भी है और दूसरे शिफ्ट में भी है, इसलिए उनको वो सब लवाजमात पूरे करने पड़ते हैं सेकंड शिफ्ट में रह के भी, जो पहले शिफ्ट के लड़कों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और जो रेगुलर कर रहे हैं कोई और कोर्स, क्या वो भी एलिजिबल होते हैं या फिर? अब उसमें देखिए, ये जो सवाल है ये आज के वक्त के हिसाब से थोड़ा सा इसमें मुझे वजाहत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा वजाहत तलब है इस लिहाज से कि अभी कुछ साल पहले तक हमारे पास ये यूनिवर्सिटी के रूल्स हुआ करते थे कि अगर कोई लड़का किसी प्रोग्राम में एनरोल है, रेगुलर प्रोग्राम में एनरोल है, तो वो कोई दूसरी डिग्री नहीं कर सकता। तो अब जो ज़माना बदल रहा है उसमें चाहे हम इंटीग्रेटेड कोर्सेज की बात करें या नेप जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की वो बात है, उसमें ये है कि हम अब लड़कों को अलाउ कर रहे हैं कि एक प्रोग्राम से निकल के
चाहे हम लेटरल एंट्री की बात करें या लेटरल एग्जिट की बात करें, एक प्रोग्राम से निकल के वो दूसरे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जी। या एक ही प्रोग्राम में रह के वो बाहर से कुछ क्रेडिट्स कर सकते हैं अपने तौर पर, और उन क्रेडिट्स को, उन पेपर्स को ऐड किया जाएगा। देखिए, मैं इस ज़मन में आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आपके ज़रिए से वो कन्वे करना चाहता हूँ। और वो मैसेज ये है कि पहले जब हमारे ज़माने में जब हम पढ़ाई करते थे तो हम कहते थे कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमसे कहते थे कि डोंट वेस्ट योर टाइम, कि उसका मतलब ये होता था कि अब अपनी पढ़ाई की तरफ हमारी तवज्जो पूरी तरह होनी चाहिए, हम इधर उधर ना देखें, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर अपना वक्त सर्फ करें। लेकिन ज़माना बदल गया सईद साहब, और आज के ज़माने में ये डोंट वेस्ट योर टाइम का स्लोगन चला गया जी। आज स्लोगन होना चाहिए दैट इन्वेस्ट इन योर टाइम जी। और इन्वेस्टिंग इन टाइम का मतलब मेरे लिए ये है, मैं अक्सर जब भी क्लाइंट काउंसलिंग में जाता हूँ या स्टूडेंट काउंसलिंग में जाता हूँ, मैं ये बातें करता रहता हूँ। तो इन्वेस्टिंग इन टाइम का ये मतलब है कि जिस तरह से आपका कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है तो उसके एक वो कैपिटल एसेट वो बनाता रहता है जो उसको किसी भी ज़रूरत के वक्त उसको काम आ सके। उसी तरह से स्टूडेंट के लिए नेप में एक नेप 202 में एक स्कोप है कि वो ये क्रेडिट्स हासिल करके अपना वो एसेट बना सके। ही इज़ बेसिकली इन्वेस्टिंग इन टाइम। हम उसको अलाउ करते हैं कि ये अपनी एक पर्टिकुलर डिग्री करते करते वो कुछ और कोर्सेज भी करता जाए, चाहे स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज हों, चाहे सेमी स्किल बेस्ड कोर्सेज हों। तो ये स्कोप निप में रखा गया है इसीलिए ताकि लोग जो पढ़ा लिखा आज का जवान कल प्रैक्टिकल फील्ड में जाएगा, कमाने के लिए जाएगा, उसके पास कम से कम वो गुण हों कि वो जब मार्केट में जाए तो कमाने लायक हो जी। इसीलिए चाहे सेमी स्किल की बात करें हम या स्किल कोर्सेज की बात करें, ये इसीलिए रखे गए हैं। हुसैन साहब, एक सवाल ज़मीन जानना चाहेंगे, जब भी आपके बच्चे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक काम करते हैं, जब शोबा कानून में आके काम करते हैं, जब यहाँ से डिग्री लेके फारिग होते हैं, तो कितनी खुशी महसूस होती है जब और बड़े बड़े ओहदों पे भी फाइज होते हैं, उस टाइम आपकी खुशी कैसी होती है और कैसा महसूस करते हैं? थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, वैसे तो एक उस्ताद का सरमाया इतना ही होता है कि उसका बच्चा जिसको उसने पढ़ाया है जी, वो किसी अच्छे ओहदे पर फाइज हो या कोई अच्छा काम करे। तो मेरी इस 30-32 साल की इस टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान मैंने 30-32 साल बहैसियत उस्ताद बच्चों को पढ़ाया है जी। और इस शोबे कानून में और कानून की तालीम बच्चों को दी है जी। तो मेरा ये मानना है कि जब भी मैं किसी बच्चे को जिसको मैंने 10 साल पहले या 15 साल पहले पढ़ाया है या 20 साल पहले पढ़ाया है, जब मैं उसको किसी अच्छे ओहदे पर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सफलता, ये कामयाबी मेरी कामयाबी है। और मुझे लगता है कि 3 रिश्ते दुनिया में जो बिल्कुल बिला किसी गर्ज के किसी आदमी को किसी ऊंचे ओहदे पर या किसी अच्छी जगह पर फाइज होते देखकर खुश होते हैं। एक तो माँ बाप किसी भी बच्चे के, दूसरा एक अच्छा खासा दोस्त जो अच्छा दोस्त हो, और तीसरा एक उस्ताद जब भी अपने बच्चे को कहीं अच्छी जगह पर देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना कोई नहीं होता। आपसे जानना चाहेंगे, जो शोबा कानून में अभी बहुत सारे कोर्ट्स में काम हो रहे हैं, जो वकला हजरात हैं वो भी अपने काम कर रहे हैं, लोगों को कानून की तरबियत देना कितनी ज़रूरी हो गई आज के वक्त में? क्योंकि जब भी आप देखें कोई छोटी से छोटा डिस्प्यूट होता है, छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं, बोलते हैं आपको कोर्ट में देख लिया जाएगा, आपको पुलिस स्टेशन में देख लिया जाएगा, फिर एट द एंड जो है कानून ही का सहारा लिया जाता है। आज भी लोग कानून की वो कदर कीमत करते हैं कि आपको हम कोर्ट ही में देख लेंगे। आपको क्या लगता है, लोगों को कानून की तरबियत होना, आम लोगों को, और इस तरबियत को लोगों तक पहुंचाने का क्या ज़रिया होना चाहिए, और लोगों को इस कानून सीखना कितना ज़रूरी है, आम लोगों को कानून का पता होना कितना ज़रूरी है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका मुख्तसर सा जवाब मेरे लिए ये होगा कि अपने
देश का अपनी जगह का कानून जानना हर किसी फ़र्द के लिए उतना ही ज़रूरी है जी जितना उसके लिए खाना पीना ज़रूरी है, जितना उसके लिए रहना बसना ज़रूरी है। जी क्योंकि अगर आपको अपने कवानीन के बारे में इल्म नहीं है तो आप अ, कहीं भी कोई भी गलती कर सकते हैं जिसके लिए बाज़ पुरुष हो सकती है। जी उस से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने कवानीन के बारे में जानकारी रखें। जी और ये एक बहुत बड़ा मैक्सिम है हमारे कानून में, दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि जो कोई भी पढ़ा लिखा है जी उसको अपने कवानीन, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस को जानने की कोशिश करनी चाहिए। अब कौन कितना जानता है और किसके पास कितने मौके हैं वो जानने के लिए ये अलग बात है। तो इससे जुड़ा आपका दूसरा ये है कि आप क्या कोशिश करते हैं, हम क्या कोशिश करते हैं। जी तो हम ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, जी एक तो ये कि हम यहाँ बच्चों को कानून की पढ़ाई पढ़ाते हैं और उनको डिग्री मिलती है, चाहे फिर वो वकालत करें या चाहे कोई और पेशा इख्तियार करें। जी लेकिन साथ साथ में उस पढ़ाई का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये भी है कि हम बच्चों को लेकर दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, जी स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं या किसी ऐसी जगह जाते हैं जी जहाँ पर हमको लगता है कि ज़रूरत है, और फिर वहाँ कैंप लगाते हैं, लीगल लिटरेसी कैंप्स। जी और इसके लिए स्टेट में अलग से यूनियन टेरिटरी में अलग से महकमे हैं, जी चाहे कानूनी इमदाद की या कानूनी सहायता की बात हो जी या लोगों में जानकारी फैलाने की बात हो कानून के मुतालिक, या छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो घरेलू इश्यूज़ हों, चाहे वो बैंक्स के रिलेटेड इश्यूज़ हों, जी चाहे वो कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज़ हों, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिलेटेड इश्यूज़ हों, जी या चाहे वो पावर रिलेटेड इश्यूज़ हों, या पीने के पानी के बारे में कुछ इश्यूज़ हों, या कहीं ज़मीन जायदाद की बात हो। जी तो इन टॉपिक्स को लेकर मेरे बच्चे और मेरे टीचर्स अक्सर जाते रहते हैं, और उनके करिकुलम में ये होता है, डिज़ाइन होता है ये ऐसा ही करिकुलम कि उसमें उनको ज़रूरी जाना होता है, और उनके जी कैंप्स को इस्टेब्लिश करके वहाँ पर लोगों को बुला के हम कानूनी जानकारी फराहम करते रहते हैं। जी ये सिर्फ हमारा शुबा कानून ही नहीं करता है, बल्कि स्टेट में और भी इदारे हैं जो ऐसा काम करते रहते हैं। जी आखिरी क्योंकि आपका भी वक्त कीमती है, वक्त ना लेते हुए आप हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए और ख़ासकर वो बच्चे, वो तालिब इल्म जो अभी कानून सीख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? देखिए, मेरी तो मैसेज हमेशा एक ही रहती है, वो ये है कि ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी फ़र्द के लिए बहुत ज़रूरी बन जाती है, जब वो चाहे घर में घर के लोगों के साथ रहे, जब वो किसी और के साथ बाहर रहे, या जब वो चाहे बिज़नेस करे, चाहे कोई सरकारी नौकरी करे, या चाहे कोई और काम करे। जी तो ईमानदारी एक ऐसा फैक्टर है जो हर किसी आदमी को जो हर किसी आदमी को अपने से बहुत नज़दीक रखना, एक आदमी को बहुत ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जी और ऑनेस्ट रहना सिर्फ लोगों के साथ, वो तो है ही, लोगों के साथ ऑनेस्ट के साथ डील करना, जी अपने साथ ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि जब आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं तो फिर दूसरे लोगों के साथ भी हो सकते जी। हैं ऑनेस्ट। तो दूसरी ये है कि ये भी मैं अक्सर बात करता हूँ कि रुकावटें तो आती रहती हैं, एक कमिटमेंट होनी चाहिए, एक डेडिकेशन होनी चाहिए। उसको मैं यूजुअली कहता हूँ कि दिल लगा के आप काम कर लीजिए, जहन को मरकूज़ करके काम कर लीजिए, जी रुकावटें खुद ब खुद दूर होती हैं। जी और कानून के बच्चों के लिए मेरा यही मशवरा है कि 2-3 साल जो है कोर्ट में जाके थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, सख्त होते हैं, जी उधर यही पेशेंस और डेडिकेशन काम आ जाती है। जी आप सब्र तहम्मुल से काम ले लीजिए, वहाँ पर जो प्रैक्टिस के लवाजमात हैं उनको सीखें, जी कामयाबी आपसे दूर नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डीन शुबा कानून यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के मोहम्मद हुसैन साहब, जिन्हें हमें तफसील से बताया कि कानून की
जो तालीम है ख़ासकर कश्मीर में हासिल करने के लिए कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आप हासिल कर सकते हैं और कितना ज़रूरी है शोबा कानून सीखना और बाकी लोगों तक पहुँचाना। कानून की बात कानून दानों के साथ आज के हमारे शुमारे में दीजिए अपने मेज़बान सईद रज़ा खलीफा को इजाज़त। वीडियो कैमरा पर्सन सईद इखलाकुल इस्लाम के साथ फिर एक और नए एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।